नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मौसम के अलर्ट की बात करते हैं तो कल यानी कि 13 अगस्त के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में कल भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल के लिए अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद राहत की खबर है। 14 से 18 अगस्त तक मौसम सामान्य रह सकता है। तो 8 जिलों में कल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 13 अगस्त को हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 8 जिलों में कल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ पैदल रास्ते को ठीक करने का काम जारी है। 31 जुलाई की रात आई आपदा से सोनप्रयाग और गौरीकुंड में पैदल रास्ते ध्वस्त हो गए, जिनको अब ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके साथ ही आपदा में टूटी सड़कों को भी ठीक किया जा रहा है। वहीं बड़ी लिंचोली के पास पैदल रास्ते को ठीक कर दिया गया है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे छिनका के पास बार बार बंद हो रहा है। हल्की बारिश से ही पहाड़ी से भारी मलबा पत्थर सड़क पर आ रहे हैं, जिससे आवाजाही घंटों के लिए बंद हो रही है और यात्री परेशान हो रहे हैं। आज सुबह छिनका के पास भूस्खलन हुआ, रोड बंद हो गई। इसके बाद प्रशासन की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोल दिया है। हाईवे अभी खुला हुआ है, लेकिन छिनका के पास पहाड़ी से मलबा आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। उत्तराखंड सरकार महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों को माता पिता की मौत के बाद फैमिली पेंशन देने की तैयारी हो रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री के अनुसार इस व्यवस्था में ऐसी बेटियां भी शामिल होंगी जिनका अपने माता पिता के जीवित रहने के दौरान कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई हो और माता पिता की मौत के बाद तलाक हुआ हो। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। हमारे पेंशन भोगी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको उनकी पेंशन उस संबंधित पुत्री को मिले, ताकि उसका भी उनका जो समस्या उसके सामने है आने वाले समय के लिए वो उसको मिल सके, उसको राहत मिल सके। ये निर्णय हमारी सरकार लेने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सीएम डैशबोर्ड दर्पण 2 की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी भागों को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा जाए। साथ ही हर महीने की 7 तारीख तक पिछले महीने का डाटा अपलोड किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि वो सीएम हेल्पलाइन की तरह सीएम डैशबोर्ड की भी हर महीने समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य जन समस्याओं का समाधान करना है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी का कहना है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है और जैसे ही हाईकमान की हरी झंडी मिलेगी कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। वहीं दुष्यंत गौतम ने धामी सरकार की जमकर तारीफ भी की। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार
उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा भले ही जोर शोर से जारी हो, लेकिन अभी इस पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। कैबिनेट विस्तार के लिए अभी पार्टी हाईकमान की झंडी का इंतजार हो रहा है। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की खाली पड़ी 4 सीटों को लेकर लंबे समय से सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान और इसके बाद मंत्रियों की दिल्ली दौड़ ने इस चर्चा को और तेज कर दिया। सोमवार को मुख्यमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर काम चल रहा है। नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम दौर की बातचीत होनी है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। और हमको भी लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार राज्य के अंदर हो जाएगा। अंतिम दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व से होनी है। उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे उसकी विधिवत रूप से घोषणा करेंगे। साफ है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी संगठन और सरकार अभी बातचीत की प्रक्रिया में है। विस्तार कब होगा, 4 सीटें भरी जाएंगी या फिर 3 सीटों पर ही ताजपोशी होगी, कैबिनेट के कुछ पुराने चेहरे बदले जाएंगे या फिर सिर्फ नए चेहरों की एंट्री होगी, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। दिल्ली में आज कांग्रेस विधायकों की मीटिंग हुई, जिसमें प्रभारी शैलजा के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक प्रभारी शैलजा ने संगठन के खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ की तर्ज पर सभी चुनाव मिलकर लड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही शैलजा ने कहा है कि निकाय चुनाव में विधायकों से भी बातचीत हो, कैंडिडेट पर राय ली जाए। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव पर फोकस करने के लिए कहा गया। बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में एक्टिविटी तेज है। सीनियर नेताओं के बाद विधायकों की मीटिंग हुई। कांग्रेस की इस एक्टिविटी का मकसद केदारनाथ निकाय चुनाव के साथ 2027 का चुनाव जीतना है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की बैठक का दौर जारी है। सीनियर नेताओं के बाद सोमवार को कांग्रेस विधायकों की मीटिंग हुई, तो प्रभारी शैलजा ने सबको मिलकर फील्ड में एक्टिव रहने के संदेश दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक हाई कमान की नजर लगातार उत्तराखंड पर है और केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव और 2027 के चुनाव को लेकर सबको एक्टिव किया जा रहा है। अध्यक्षों को बुलाकर भी बैठक लगी। एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हमारी कैसे हम आगे को चलेंगे, क्या हमारे निकाय चुनाव की व्यवस्था है, क्या पंचायत चुनाव में हमको करना चाहिए, क्या केदारनाथ के बाई इलेक्शन में करना है, 27 का हमारा रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से हमको सरकार की गलत नीतियों के विरोध में काम करना है। ये तो एक अलग प्रोसेस है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक्टिव नहीं दिखी, लेकिन मंगलौर और बद्रीनाथ चुनाव जीतकर कांग्रेस नेता एक्टिव जरूर हुए हैं। अब जल्द दिल्ली में तीसरी बैठक NSUI, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की होगी। मतलब कुल मिलाकर हाई कमान की कोशिश हर लेवल पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की है, जिसे नेता सही बता रहे हैं। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का नेता है, उसको ये लगता है कि हमारी राष्ट्रीय प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे विधानसभाओं के क्षेत्र में जो निकाय चुनाव है या पंचायत के चुनाव है, उस तक पे ध्यान दे रहे हैं। तो उसका जो काम करने का जो मॉरल होता है वो हाई होता है, वो ज्यादा जो मेहनत है दुगनी मेहनत के साथ काम करता है, उससे कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। बद्रीनाथ उपचुनाव की जीत ने कांग्रेस नेताओं का हौसला बढ़ाया है। यही वजह है कि केदारनाथ और निकाय चुनाव को लेकर पार्टी अभी से एक्टिव मोड में है और पार्टी अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
अब अफसरों की मनमानी की एक हैरान करने वाली खबर। गैरसैंण में मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा। इस मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इसकी जानकारी ही नहीं दी गई और वित्त मंत्री को जानकारी दिए बिना ही अधिकारियों ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव तैयार कर दिया, जो कि बेहद ज्यादा चौंकाने वाला है। यहां तक कि अधिकारियों ने मंत्री से सलाह तक नहीं ली, जिसके बाद अधिकारियों को वित्त मंत्री ने फटकार लगाई है और भविष्य में ऐसी गलती होने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। हालांकि मंत्री प्रेमचंद ने इस बयान देने से इंकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने अधिकारियों के रवैये पर हैरानी जताई है। और ये उसी बात का प्रमाण है, जहां प्रमुख सचिव वित्त और सचिव वित्त ये तय हो चुका है उनके द्वारा कि किन किन विभागों का कितना कितना अनुपूरक बजट गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में पास किया जाना है। मंत्री जी ठीक उसी टाइम ये करें कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को ये बात ये कहते हुए कि मुझे पता नहीं है कि उनके विभाग वित्त विभाग में जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाना है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बावजूद उन्हें क्या मंत्री बने रहने का हक है? लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के लोक गायन को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कल फिर जब सुबह होगी किताब का विमोचन किया गया। ये किताब पीसीएस अफसर लेखक ललित मोहन रयाल ने नरेंद्र सिंह नेगी के 101 गानों पर लिखी हुई है। देर शाम सीएम धामी भी कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम धामी ने नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित भी किया। पहाड़ों के दूरदराज इलाकों से लोग हल्द्वानी शहर या नैनीताल जिले में इलाज को पहुंचते हैं, लेकिन अगर आपको यहां भी डॉक्टर न मिले तो क्या कहेंगे? आइए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। मॉनसून के बीच अस्पताल मरीजों से भर रहे हैं। मौसम के साथ होने वाली बीमारियों ने अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन डॉक्टरों की कमी ने नया संकट पैदा कर दिया है। खास तौर पर नैनीताल जैसे जिले में, जहां दूसरी जगह से रेफर होकर भी मरीज आते हैं, वहां डॉक्टरों की भारी कमी है। हालात ऐसे हैं कि बेस जैसे अस्पताल में बच्चों का आईसीयू तक बंद है। 343 पोस्टें थी, जिसमें से करीब 99 पोस्टें भी खाली हैं। 173 स्पेशलिस्ट की पोस्टें हैं, जिसमें से 103 स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं और इसमें वर्तमान में 50 चिकित्सा अधिकारी करीब हमारे पीजी करने गए हैं। जैसे जैसे वो आते रहेंगे हम उनको नैनीताल में जगह देख के और जनहित देखते हुए उनकी पोस्टिंग करते रहेंगे। दूसरी तरफ जो डॉक्टर अस्पतालों में तैनात हैं, उनके भी आए दिन गैर हाजिर होने की शिकायतें मिल रही हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने भी खुद इन कमियों को पकड़ा है और जांच के आदेश दिए हैं। जो पीएमएसएन से कहा है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, दिन में एक बार यहाँ पे जरूर आएंगे। जो भी एजेंसी की ओर से कमी रहती है इन राइटिंग अपने डीजी को बताएंगे। उसमें जो भी पीनल मेजर्स हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। पिछले 1 महीने का यहाँ पे सीसीटीवी का फुटेज निकालें और ये जरूर देख लें कि यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, नहीं रहते हैं, कब कब रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं। नैनीताल जिले में कुल 516 डॉक्टरों की पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन इसमें से 297 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें 120 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। कुल मिलाकर नैनीताल जिले में 50% से भी कम डॉक्टर हैं। साफ है, लाख दावों के बावजूद सरकार अपने ही अस्पतालों में डॉक्टर देने में नाकाम है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देश के टॉप 50 मेडिकल संस्थानों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें एम्स ऋषिकेश को भी 14वां नंबर हासिल हुआ है। चुनिंदा संस्थानों की इस लिस्ट में एम्स ऋषिकेश ने जबरदस्त छलांग लगाई है। पिछली बार एम्स ऋषिकेश 22वें नंबर पर था और इस बार और बेहतर प्रदर्शन करते हुए 14वीं रैंक हासिल की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लिस्ट जारी की है, जिसमें दिल्ली एम्स टॉप पर रहा है। वहीं पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बने 6 एम्स की बात करें तो इसमें ऋषिकेश एम्स सबसे आगे रहा।
हरिद्वार में गेस्ट हाउस में अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 5 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। उत्तरकाशी के नौगांव देवलसारी गांव में क्षेत्र भ्रमण कर लौटे 65 गांव के आराध्य देव रुद्रेश्वर महाराज के दर्शन कर श्रद्धालुओं के सुख समृद्धि की कामना की गई। हर साल की तरह इस साल भी 65 गांव के लोगों ने भंडारा किया। वहीं रुद्रेश्वर महाराज गर्भगृह में विराजमान हुए। वहीं लोगों ने रुद्रेश्वर महाराज की पूजा अर्चना की और पारंपरिक डोली नृत्य और तांदी नृत्य किया। इस दौरान लोगों ने देवता की डोली का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के कामर गांव में बालेश्वर महादेव मेला धूमधाम के साथ मनाया गया। आसपास के गांव से श्रद्धालुओं ने दूध इकट्ठा कर बालेश्वर महादेव का दूध से अभिषेक किया। इस मौके पर ग्रामीण ने जमकर पारंपरिक डांस करते हुए नजर आए। मान्यता है कि बालेश्वर महादेव में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद वन अधिनियम के चलते पिथौरागढ़ और चंपावत में कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं। हालात ये हैं कि दोनों जिलों में 132 प्रोजेक्ट की राह फॉरेस्ट एक्ट ने रोकी है। इन प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने में फॉरेस्ट एक्ट का रोड़ा तो है ही, साथ ही सीए लैंड की कमी ने रही सही कसर पूरी की है। फॉरेस्ट एक्ट के चलते भले ही पेड़ों पर आरी चलाना आसान ना हो, लेकिन पहाड़ के लिए कई बार ये एक्ट अभिशाप भी साबित हुए हैं। आलम यह है कि कई जरूरी प्रोजेक्ट इस अधिनियम की वजह से दशकों से लटके हैं। पिथौरागढ़ और चंपावत में 132 सड़कों की राह इस एक्ट के चलते रुकी है। इनमें ऐसी सड़कें भी शामिल हैं जिनकी दरकार ग्रामीणों को आजादी के बाद से रही है। बावजूद इसके ये सड़कें बन नहीं पा रही। वन अधिनियम के कारण लटकी सड़कों ने ग्रामीणों को मुख्य धारा से कोसों दूर किया है। हालात इस कदर खराब हैं कि कनार के ग्रामीण आज भी 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के लिए मजबूर है। कनार में बहुत समस्या है। जैसे हमारा मान लो शिक्षा, सड़क नहीं होने से शिक्षा का, स्वास्थ्य का बहुत दिक्कत है। कई प्रेग्नेंट महिलाएं रास्ते में दम तोड़ देती हैं। कई बुजुर्ग लोग जिनको इलाज नहीं मिल पाता, उनको बहुत समस्या होती है। सड़क ना होने की वजह से टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका कई लोग अभी तक गुजर चुके हैं। बॉर्डर के दोनों जिलों में 21 रोड को फॉरेस्ट एक्ट से विधिवत अप्रूवल मिला है, जबकि 39 सड़कों को सैद्धांतिक मंजूरी ही मिल पाई है। वहीं 41 सड़कों के प्रोजेक्ट ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें कई आपत्तियां भी लगी हुई है। वहीं 23 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी भी ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। फॉरेस्ट एक्ट से हरी झंडी मिलने की राह में सीए लैंड भी बड़ा रोड़ा है। असल में पहाड़ों में जमीन की खासी कमी है, जिस कारण भी दर्जनों प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं। दोनों जिलों को मिला के 132 सड़कें ऐसी हैं जो वन भूमि से प्रभावित हैं। इन 132 सड़कों में हमारे 18 पिथौरागढ़ की और 3 चंपावत की, जिनमें हमारी विधिवत स्वीकृति हो गई है, मतलब फाइनल अप्रूवल हो चुका है वन भूमि हस्तांतरण का। और जो सैद्धांतिक स्वीकृति वाले जिनको हमको मिल चुकी है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, वो 35 तो हमारे पिथौरागढ़ जिले के हैं और 4 जो है वो चंपावत जिले के। पिथौरागढ़ और चंपावत में पीडब्ल्यूडी को 10 गांवों में सीए लैंड की दरकार है, लेकिन अभी तक इसमें सिर्फ प्रस्ताव ही तैयार हो पाए हैं। फॉरेस्ट एक्ट की सख्ती और सीए लैंड की कमी उन लोगों पर भारी पड़ती है जिन्हें हर साल में रोड की दरकार है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।